आज हम विकसित कृषि संकल्प अभियान विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं डॉक्टर अजीत कुमार सिंह जी। डॉक्टर सिंह कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, साथ ही साथ दिव्यांग से जुड़े हुए हैं और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। आपका अजीत जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अजीत जी, विकसित कृषि संकल्प अभियान है क्या? विकसित कृषि संकल्प अभियान आप यूँ कह सकते हैं कि कृषि के लिए एक महाअभियान है, जिसे माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 29 मई को हमारे एक बगल का राज्य है उड़ीसा, वहाँ के पूरी कृषि विज्ञान केंद्र से इसका शुरुआत किए और ये महाअभियान 15 दिन का 15 दिवसीय अभियान है, जिसका आज समापन उन्होंने गुजरात से किया है जी। और इस 15 दिवसीय अभियान में वो कई संस्थाएं इससे मतलब जुड़ के मेन इसका उद्देश्य है कृषि अभियान का कि खरीफ जो हमारी मुख्य फसल है, खासकर हमारे झारखंड की सबसे मुख्य विकसित कृषि संकल्प अभियान ये हमारे कृषकों के लिए है, जो किसान हैं उनके लिए है मूलतः। हाँ, ये सिर्फ खेती और किसानों से जुड़ी हुई ही एक अभियान है, जिसमें कि खासकर ये अभियान अभी खरीफ से ठीक पहले शुरू किया गया है। जैसे कि खरीफ के पहले जो मुख्य फसल हैं जी, उसमें क्या बीजोपचार हो सकते हैं, किन प्रजातियों का किसान भाई लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं, उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। कहने का यूँ मतलब कि खरीफ से पहले जो किसान और कृषि से जुड़े चीज़ों हैं उनके बारे में किसानों के गांव पर, किसानों के खेत पे जाके वैज्ञानिक जो राज्य सरकार के पदाधिकारी हैं और अन्य और भी जिससे जुड़े हुए लोग, उनके खेत पे जाके उनके समस्याओं का तुरंत निदान करना, तकनीकी ज्ञान देना, योजनाओं के बारे में बताना, ये सब इसका मुख्य उद्देश्य है। कौन कौन सी संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हुई है इस पूरे अभियान में? हाँ, ये शायद जहाँ तक मुझे मालूम है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसमें विभिन्न संस्थाओं को जोड़ा गया है। इसमें हमारा कृषि मंत्रालय तो भारत सरकार है ही, साथ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने भी देश में संस्थाएं हैं, सभी संस्थाएं के वैज्ञानिक गण हैं। देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के सभी वैज्ञानिक इसमें जुड़े हुए हैं। हर जिले में आत्मा है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा, जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करती है, उसके पदाधिकारी जुड़े हैं। जिला कृषि पदाधिकारी के लोग हैं, एफपीओ हैं, बहुत सारे एफपीओ के लोग हैं, उनको जुड़े हैं। बहुत सारे स्वयं सहायता समूह के लोग जुड़े हैं। सबसे अच्छी चीज़ क्या कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रगतिशील और आप यूँ कह सकते हैं जो नवाचार को आगे बढ़ाएं कृषक भाई, वो भी जुड़े हुए हैं। मतलब कृषक, कृषि से संबंधित जो उद्यमी हैं, वो साथ ही साथ जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के लोग हैं, वो सारे के सारे को इसमें इन्वॉल्व किया गया जी है। इसमें जो कि लैब में शोध करते हैं वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, वो भी हैं। जो राज्य में कृषि विश्वविद्यालय, जैसे हमारे राज्य में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, उनके भी वैज्ञानिक हैं। जैसा मैंने पहले बताया, कृषि विज्ञान केंद्र के भी वैज्ञानिक हैं और साथ में राज्य के पदाधिकारी और जो प्रगतिशील कृषक हैं वो भी जुड़ के इस कार्य को कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये पूछा जाए कि मतलब क्या क्या जानकारी आप लोग देते हैं इस पूरे अभियान के दौरान या दिए हैं? हाँ, ये काफ़ी मतलब रोमांचित करने वाला ये रहा, 15 दिवसीय रहा। इसमें प्रत्येक ज़िले में 3 टीमें बनी रही और 3 टीम ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के माध्यम से हो जाए या एक संस्थाएं या 2 संस्थाओं के द्वारा हो जाए। इसमें जो टीम बनती थी उसमें कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भी रहते थे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक रहते थे, इसमें मतलब जो कृषि विश्वविद्यालय उसके भी वैज्ञानिक रहे। इस तरह का टीम का निर्धारण किया गया कि अलग अलग विषय के अलग अलग वैज्ञानिक जाएं, अलग अलग संस्थाओं का अपना एक मैंडेट होता है, उस हिसाब से कार्य करते हैं, उनका एक अनुभव होता है, तो वो भी किसानों तक पहुँचे। और क्या क्या चीज़ें बताएंगे, मेन है कि जैसे हमारा अभी ये खरीफ से पूर्व किया गया, इसका भी एक उद्देश्य है। खरीफ से पहले करने का मतलब कि हमारी, आप भी जानते हैं ये कि ये कृषि प्रधान देश है,
और खरीफ हमारी मुख्य फसल है, क्योंकि बहुत सारा हमारा किसान भाई लोग वर्षा पे आधारित ही खेती करते हैं। ज्यादातर पूरे देश का तो किसी वर्षा पर ही आधारित हाँ जी, अधिकतर एरिया, खासकर हमारा झारखंड का जो आप देखेंगे रेनफेड एरिया में आता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा आधारित खेती होती है। खासकर हमारा मुख्य फसल भी देखिए तो धान है। तो धान हो, जैसे खरीफ में जो मुख्य फसलें, जैसे धान यहाँ पे हो गया है, उड़द हो गया है, अरहर हो गया है, मूंगफली है, ये सब चीज़ों की जो मुख्य जो फसलें हैं धान ये खरीफ की, उनमें क्या क्या किस किस विधि से हम बीजोपचार कर सकते हैं, क्योंकि बीज का उपचार कोई भी चीज़ की फसल की उत्पादन और उत्पादकता बहुत कुछ निर्भर करती है कि हमारा जो बीज है वो डिजीज फ्री होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का बीमारी नहीं लगी रहनी चाहिए, या क्योंकि बीज को ऐसे डाल देते तो मिट्टी से भी बीमारियां आ जाती हैं, तो वो बीमारियां ना आए। तो बीजोपचार के बारे में मुख्य इसका एक केंद्र था कि बीजोपचार अच्छे से बताया जाए। कौन कौन प्रजातियां हैं, प्रजातियों के बारे में भी काफ़ी विस्तृत रूप से बताया गया। प्रजाति मतलब फसल से संबंधित प्रजाति जी, जो खरीफ फसल हैं, जो मुख्य फसल हैं, वो मुख्य फसलों के प्रजातियों की वजह से धान की बात है। तो धान में बहुत ज़्यादा, अब जैसा हम लोगों ने गया करीब रांची जिला में हमने 135 जगहों पे हम लोगों ने गए, 135 गाँव में गए, तो बहुत सारा ये भी आया कि बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियाँ को, खासकर आप थोड़ा सा जब हम अंदर की तरफ गाँव में जाएंगे तो उनको इतनी जानकारियाँ नहीं मालूम थी कि हमारे यहाँ ऐसी भी प्रजातियाँ, क्योंकि अभी आप देखिए इस तरह से हमारा पर्यावरण बदल रहा है, इस तरह से क्लाइमेट बदल रहा है कि देखिए कभी कभी फसल बारिश समय पे आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश समय पे आई और फिर बाद में 2-4-15 दिन बारिश नहीं रहती है, जिसको ड्राई स्पेल कहते हैं। तो वैसी स्थिति में तो उसमें कौन सी प्रजातियाँ, जलवायु के अनुरूप कौन कौन प्रजातियों का हम कर सकते हैं, जैसे चयन कर सकते हैं जी, जैसे उसको लगावें जी, जैसे सियार धान 320 है, सहभागी है, बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ हैं। तो उन चीज़ों उनको बारे में बताना कि क्योंकि आज से 5 साल 8 साल पहले और अभी में बहुत अंतर आ गया मौसम के बदलाव के कारण। तो उन तरह की प्रजातियां जो कि जलवायु के अनुरूप हो, सूखा सहने की क्षमता भी हो, नहीं तो ऐसे क्या है कि बहुत सारे ऐसे हाइब्रिड प्रजातियां आ जाती हैं, इस तरह की आ जाती हैं जो हाई यील्डिंग वेराइटियां होती हैं, कि ड्राई स्पेल आती है, उसमें फिर धान के केस में मैं मुख्यतः बता रहा हूँ कि ड्राई स्पेल आ जाती है और फिर उसके बाद सूखा सहने की क्षमता उनमें कम होती है, जिसमें कि बीज में उसमें बीज नहीं बनता है और फिर किसान को बड़ा नुकसान हो जाता है। तो विभिन्न प्रजातियों के बारे में बताया गया और इसमें यह भी बताया गया कौन कौन सी फसल आप लगा सकते हैं खरीफ में कि जिसका कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ ट्रेडिशनल धान है, उड़द है या भादों वाली मक्की है, ऐसे ही किसान लगाते हैं। और क्या क्या लगा सकते हैं इस खरीफ की फसल में, इसकी भी जानकारी दी गई जी। इस सब की जानकारी दी गई कि आप जैसे गोड़ा धान है तो उसके जगह उतना हमको नहीं हो रहा तो हम मूंगफली आप लगाएं, इस तरह लगाएं। हाई यील्डिंग जो ऐसी प्रजातियों को लगाएं जिसमें कि कोई भी तरह की बीमारियां नहीं होती हैं, उनके बारे में बताया गया। मिट्टी जांच के बारे में काफ़ी फोकस किया गया कि आप मिट्टी जांच करके और मिट्टी का एक सॉइल हेल्थ कार्ड आप लगा लें कि मिट्टी में मालूम हो जाए कि आपकी मिट्टी। इस दौरान जो हम लोगों ने जो गांव में संपर्क किया तो उसमें मिट्टी जांच वाले भी पदाधिकारी हमारे साथ वो रहते थे। हाँ, मिट्टी जांच के बारे में भी थे, क्योंकि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, BTM, ATM, ये कृषक मित्र वो थे ही, केवीके था ही और सब वैज्ञानिक थे ही। तो उसमें ये भी बताया गया कि क्योंकि बगैर जब जो कुछ भी फसल हमको लेना है वो मिट्टी से ही लेना है, तो मिट्टी का कैसे हम अच्छा से रख रखाव कर सकते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड हम कैसे बनवा सकते हैं, कहाँ बनवा सकते हैं, पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, उन सब चीज़ों के बारे में भी बताया गया। फिर इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि किसान के पास नहीं है। भारत सरकार की करीब करीब, जो हमें याद आ रहा है, करीब करीब 11 योजनाएं जो मुख्य योजनाएं हैं वो हैं। राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं, जैसे कि एक प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, इसी तरह सरकार की बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बगिया योजना, ऐसे बहुत सारी योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया कि किसान भाई आप इन योजनाएं आपके लिए है, आप इनका लाभ लें और अपनी उत्पादन उत्पादकता और इनकम को वो करें। सबसे बड़ी खूबी क्या रही विकसित कृषि अभियान की कि सिर्फ यहीं तक नहीं रहा, ये चीज़ें तो जानकारी दी गई, साथ में जो प्रगतिशील कृषक थे उनसे एक फीडबैक भी लिया गया। इस कार्यक्रम का भी फीडबैक लिया गया कि कार्यक्रम कैसा रहा, इसका एक मिनट का वीडियो भी बनाया गया।
कुछ इसी दौरान कुछ ऐसे किसान हमको मिले इनोवेटिव, जो नवाचार करते हैं, कुछ प्रगतिशील कृषक हैं, उनका भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कृषक का एक टीम को मिनिमम 25 गूगल फॉर्म भरना था। उसका उद्देश्य ये था कि जो समस्याएं किसान के पास हैं वो समस्याएं हमारे शोध तक जाएं, मतलब किसान की जो समस्याएं हैं वो इस गूगल फॉर्म के द्वारा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट को जाएगा, आईसीआर को जाएगा, आईसीआर से फिर वो डिफरेंट जो भी उससे संस्थान संबंधित उनके पास जाएगा कि आप किसान की ये रियल प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, रियल प्रॉब्लम, आप इस पे शोध करिए, आज इस शोध करके किसान की समस्या का समाधान करिए। डॉक्टर साहब, जब आप गए, मतलब खेतों तक भी आप लोगों का जाना आना हुआ, किसानों से तो मिलना हुआ ही, तो क्या फीडबैक आपकी दृष्टि में कौन कौन से फीडबैक नहीं, किसानों को कौन कौन सी समस्या हो रही है, इसकी भी तो जानकारी आपने प्राप्त की होगी। हाँ, इसकी जानकारी काफ़ी अच्छा ये 15 दिन में मिला, क्योंकि एक महाअभियान था। जी बिल्कुल। शुरू में थोड़ा सा लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन ये 15 दिवसीय अभियान था और कंटिन्यूअस लोग जाते रहे। इवन रविवार और शनिवार ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया, कंटिन्यूअस था और काफ़ी ये अच्छा रिजल्ट है। जो आप फीडबैक की बात कर रहे हैं, जैसे समस्या किसान की सबसे बड़ी समस्या है कि बीज की अनुपलब्धता, बीज वो अच्छा क्वालिटी का बीज जब रिमोट एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे उपलब्धता थोड़ी कम है, योजनाओं के बारे में भी इनको जानकारी थोड़ी कम है। एक और सबसे बड़ी समस्या कि यहाँ पे विल्टिंग जो होती है, मुरझा बीमारी, वो दो तरह से होता है, एक फंगस से भी होता है, एक जीवाणु से भी होता है, तो उसकी एक समस्या है। एक सबसे अच्छा जो इस पूरे इसके दौरान मुझे मिला, एक तो मार्केटिंग की भी समस्या है। तो मार्केटिंग के बारे में उनको बताया गया कि मार्केटिंग के लिए तो आप इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे तो दिक्कतें आएंगी, उसके लिए क्योंकि सरकार ने ऐसा पॉलिसी बनाया है कि फार्मर प्रोड्यूसर, आपको मान 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो एफपीओ बोलते हैं, एफपीओ का गठन हमको करना है, एफपीओ बनाना है। एसएचजी ग्रुप के द्वारा किसान एकजुट हो के, उसमें इनपुट कॉस्ट भी घटता है, हम मार्केटिंग को भी, ई नाम पोर्टल है, ई नाम के द्वारा भी किसान वो कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक इसमें चीज़ें आई, एक कि जैसे कि हम लोग LIC कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, हम लोग के घर से घर पे वो एजेंट चला आता है। इसमें एक आया कि उन लोग किसानों का एक मांग है कि क्यों, जैसे फसल बीमा योजना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि किसान जब फसल बर्बाद हो जाती है तो किसान को एक अच्छी खासी सहायता इनकम मिलती है। इसमें कुछ लगता नहीं है, खरीफ में 1.5% और शायद रबी में 2 से 2.5% ही लगता है, बहुत कम है। तो वो इस तरह का कुछ लोकलाइज कर दिया जाए कि जो एजेंट हैं वो गांव-गांव स्तर पे किसान के लेवल पे पहुंच जाए, जैसे कि लोगों का खुद अपने आप इंश्योरेंस वो करा लें, जिससे कि विकट परिस्थिति में, क्योंकि आप देखिए 2-3 साल में वर्षा इस तरह होती है, मानसून इस तरह कुछ दिक्कतें आ जाती हैं और काफ़ी किसान का फसल बर्बाद होता है। तो उस केस में वो कम से कम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक अच्छी पहल है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और इसके द्वारा यदि ये होता है तो किसानों को काफ़ी अच्छा एक मतलब विकट परिस्थिति में एक आय का एक अच्छा स्रोत हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जब हम एफपीओ की बात करते हैं तो इस अभियान के दौरान क्या एफपीओ पर भी फोकस किया गया? कि दरअसल क्या है ना कि ग्रामीण क्षेत्र में एफपीओ के बारे में तो प्रचार काफ़ी हुआ, बट कैसे बनावे, कहाँ से बनावे, उसकी सुविधा कैसे मिलेगी, इस पर भी कुछ हम लोगों ने काम किया है क्या इस अभियान के दौरान? इस अभियान के दौरान एफपीओ का गठन हो या फिर प्राकृतिक खेती का क्लस्टर बनाना हो या परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती का क्लस्टर बनाना हो, या फिर हमारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि की बहुत सारे किसान को मिल रहा है उसकी बात हुई है, सब पे हुआ है। जहाँ तक एफपीओ का बात है, एफपीओ के बारे में बताया गया किसानों को कि अभी का समय थोड़ा बदल गया है। अब एकदम हम सिर्फ उत्पादकता तक सीमित नहीं रह सकते हैं, हमको मार्केट तक भी जाना होगा। और आजकल जब एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबिलिटी की बात होती है कि शुद्ध लाभ हमारा क्या है, तो जो 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण इसमें हो जाती हैं। एक है कि हमको लागत कैसे कम किया जाए, और दूसरा है कि हम कैसे अपने उत्पाद को मार्केट में ज़्यादा कितना हम ज़्यादा दाम में बेच दें, तब हमारा शुद्ध लाभ हो सकता है। और एफपीओ इसका बहुत बड़ा सलूशन है। हम एफपीओ के द्वारा सामान का इनपुट जो हम खरीदेंगे तो लागत काफ़ी कम हो जाएगी, और जब हम एक वॉल्यूम में बेचेंगे
तो बार्गेनिंग कैपेसिटी हमारी ज़्यादा होती है तो हम ज़्यादा हो जाए। उनको बताया गया है, क्योंकि हमारे राज्य में नाबार्ड इसको के द्वारा प्रोत्साहन किया जाता है, तो नाबार्ड के द्वारा जुड़ के इस तरह का एफपीओ का गठन कर सकते हैं। हमारे उसमें 300 लोग मिनिमम होते हैं, 300 लोग के साथ जुड़ के हम एफपीओ का गठन करके किसी भी, चाहे वो किसी भी सब्जी का हो या फिर कोई बी कीपिंग हो या ला हो, जैसे कोई भी एंटरप्राइज पे हम एफपीओ का गठन करके कर सकते थे। इन सब चीज़ों पे भी चर्चाएं की गई, क्योंकि एक ही दिन में 3 प्रोग्राम करना था। एक सुबह था, फिर दोपहर में, फिर शाम में, इवनिंग में, तो बहुत विस्तृत तो नहीं हो पाए, लेकिन उन लोगों को सभी जितनी भी राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको बताया गया। उनको एक हम लोगों ने नंबर भी उनका, क्योंकि उनका बहुत कोशिश किया गया है कि उनका डॉक्यूमेंटेशन भी हो, किसानों का पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर लिया गया। अच्छा, इस अभियान के दौरान हम लोगों ने ये भी डॉक्यूमेंटेशन का भी काम किया है। जी, डॉक्यूमेंटेशन का काफ़ी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्यूमेंटेशन हुआ, सक्सेस स्टोरी के पॉइंट से, क्योंकि हम लोगों ने ये भी कोशिश किया कि अलग अलग अच्छे अच्छे कृषक जिस हैं तो उनका भी एक सफलता की कहानी बताई जाए, उनके बारे में फिर ले जाएं। इवन कि आसपास के जो अच्छे कृषक थे उनको भी हम लोग इस अभियान के दौरान बात करवाते थे, उन किसान से बताएं, क्योंकि लगे कि इनके आसपास के किसान जब वो इनकम कर सकते हैं, लाख रुपया 2 लाख रुपया महीना कमा, तो ये क्यों नहीं कर सकते, ये क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो भी किया गया। साथ में जितने भी किसान भाई का हम लोगों ने कोशिश किया कि मोबाइल नंबर, नाम, पता आ जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि आईसीआर के द्वारा एक अच्छा पहल किया गया है, किसान सारथी एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो किसान सारथी पोर्टल में किसान सारथी पोर्टल क्या है ये? जी, एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। जैसे किसान कॉल सेंटर होता था, तो उसमें किसान भाई टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करते थे, कोई वहाँ पे टेक्निकल पर्सन उठाते थे, फिर कंसर्न साइंटिस्ट या तो जवाब दे देते थे जो उनसे हो सकता, नहीं तो कंसर्न साइंटिस्ट से किसी भी इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करके उनके समाधान की कोशिश करते थे। लेकिन उसमें थोड़ी सी वो था कि टाइम एक लिमिटेशन था। किसान सारथी पोर्टल में क्या है कि इनिशिएटिव लिया गया है कि किसान भाई अपना फ़ोन करेंगे इसमें, तो मान लीजिए किन्हीं कारणवश से किसान तो ऐसा नहीं ना कि 10 से 5 रहेगा, हो सकता है सुबह मॉर्निंग में अपने खेत में जाता तब समस्या उसको लग गई, या इवनिंग में कभी जा रहा, तो वो कॉल करेंगे। यदि मीन टाइम वो किसान सारथी पोर्टल पे किसी वैज्ञानिक या किसी भी पदाधिकारी से बात नहीं हो पाती है, तो वो उनका नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा और वो सभी कृषि विज्ञान केंद्र को दायित्व दिया गया है। अगला दिन हमको आने के बाद वो हमारा दिखाता रहेगा कि ये आपका इतना नंबर को आपने सॉल्व नहीं किया है, तो तुरंत हमको उसको हटाने के लिए तुरंत उन लोगों को टेक्स्ट मैसेज या फिर कॉल करके उनकी समस्या का समाधान हमको करना होगा, या जो जानना चाहते हैं उस चीज़ को बताना होगा। मतलब कि 100% किसान के कॉल को एंटरटेन किया जाएगा और उनकी बात जो भी वो जानना चाहते हैं वो दिया जाएगा। तो वो उनके बारे में किसान सारथी पोर्टल के बारे में भी बताया गया, टोल फ्री नंबर है, और साथ में उनका नंबर भी लेके हम लोग, यदि किसान भाई अपने से करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो गया, नहीं होता है तो फिर हम लोग खुद रजिस्टर्ड करेंगे। रांची ज़िले में मैं बताना चाहता हूँ करीब 1,16,000 किसान को हम लोगों ने किसान सारथी पोर्टल में रजिस्टर्ड कर चुके हैं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब जब हम गांव में गए, ये पूरा का पूरा अभियान चला, तो ये कितना बड़ा अभियान था, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हुए और कहाँ कहाँ हम लोगों ने संपर्क, कितना, मतलब एक कोई डाटा आपके पास में तो? हाँ सर, इसका है ये क्योंकि आप यदि पूरे देश के परिदृश्य में देखें, बिल्कुल, तो एक दिन में करीब 2170 टीमें, टोटल 2170 टीमें बनी थी। बड़ी योजना, 2170 पूरे देश में टीमें बनी थी, और 2170 टीमें करीब 1 लाख गांव तक ये पहुंची है, और करीब जो कल तक का भी, आज का डेटा नहीं है, कल तक का डेटा करीब 1,12,00,000 के आसपास किसानों तक हम लोग डायरेक्टली पहुँचे हैं। ये सीधे जो संवाद हुआ है किसानों के बीच में। इसके साथ साथ तो ऐसे बहुत और तरीके न्यूज़पेपर है, क्योंकि ये चीज़ों का सिर्फ यहीं तक नहीं था, हम लोग न्यूज़पेपर में निकलता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दूरदर्शन का काफ़ी सहयोग मिला। कई जगह दूरदर्शन की टीम हमारे गांव में भी गए, जाके लिए वो इनका प्रसारण रिकॉर्डिंग किए हैं। तो इसका प्रचार प्रसार बहुत सारे, आजकल एक्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उनके द्वारा भी इनडायरेक्टली तो बहुत सारे किसान, लेकिन सीधे 2170 और 1.5 करोड़ का हम लोग का था कि 1.5 करोड़ तक किसानों को डायरेक्ट हम टच करेंगे। तो लगता है कि वो 1.5 करोड़ के आसपास आज का डेटा आ जाएगा तो हम लोग पहुंच जाएंगे।
क्या लगता है कि आने वाले समय में इस प्रकार का अभियान और हम लोग लेंगे या ऐसा कुछ? अब इसका अभी तक तो लगा है कि काफ़ी अच्छा ये रहा। मुझे लगता है कि इस तरह का काफ़ी किसान भाई का जैसे फीडबैक रहा है काफ़ी अच्छा रहा, तो भविष्य में ऐसा होगा। और ये जैसे मैं एक चीज़ मैं छूट गया था कि जैसे रांची जिला का मैं बात करूँ, क्योंकि रांची के भी किस्से हैं, तो हमारे ज़िले में करीब 100% मतलब 135 गांव में हम लोगों ने गया। प्रत्येक दिन 9 गांव में गए और 3 टीमें बनी थी और 135 गांव को डायरेक्ट हम लोग टच किया। और जो आपने पूछा कि किसान कितना, तो हर जगह 125, 150, कहीं 200, कहीं 300 इस तरह के कृषक भाई वहाँ पे आए और काफ़ी अच्छा रहा। तो जैसे बीज का उपचार है, जैसे मिट्टी जांच की बात है, उसी प्रकार और हम लोगों ने और क्या क्या चीज़ हम लोगों ने उनसे पूछा और उनको बताया? हाँ, इसमें तो जैसे कि मेन एक्चुअली क्या था कि वो खरीफ को ज़्यादा फोकस करके हम लोग यही कर रहे थे। तो बीज की प्रजातियाँ, बीज की प्रजातियों के साथ साथ बीजोपचार के साथ साथ जैसे बहुत सारी ऐसी यहाँ पे बीमारियाँ लग जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं या कौन से रोग हो सकते हैं उनके बारे में। अच्छा, हम लोग सिर्फ फसल पे ही बात करते रह गए, ऐसा नहीं है। इसमें हम लोगों ने पशुपालन वगैरह, जी, अच्छा, पशुपालन को भी जोड़ा है इसमें। अच्छा। पशुपालन के भी वैज्ञानिक थे, पशुपालन के वैज्ञानिक भी हर टीम में करीब करीब थे। तो पशुपालन के बारे में हो सकते हैं, क्या बकरियों में कब कब टीकाकरण लगाना चाहिए, उनका आवास का प्रबंधन कैसा होना चाहिए, उनका कौन कौन सा स्कीम है, क्या किसान क्रेडिट अभी कार्ड। बारिश का सीजन शुरू होने वाला है ना, जी जी, तो पशुओं में बहुत सारी बीमारियां भी होगी। जी जी, तो उससे संदर्भित भी कई मतलब वैज्ञानिक हम लोगों के साथ थे। जी जी, उसके संदर्भित भी थे। पशुपालन के साथ मुर्गी पालन, मछली पालन, उनकी क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या बीमारियां हैं, कैसा आवास प्रबंधन करेंगे, कितना लेवल पे हम करें कि हमारा इनकम कम से कम। जनरली हम लोगों ने टारगेट किया कि कम से कम किसान को महीने में 12,000 15,000 रुपया तो मिलना चाहिए। तो उसके लिए कितना बकरी पालन करें, कितना मुर्गी पालन करें, तो इन सब चीज़ों पे भी किया। और जो मैं पहले बताया कि आप योजनाओं के बारे में भी काफ़ी फोकस है। योजनाएं भी जो गांव के जो आप अंदर जब जाएंगे रिमोट एरिया में, तो उन योजनाओं का थोड़ा जानकारी का अभाव कम था। तो उन योजनाओं के बारे में बताया गया, कौन कौन सी वेबसाइट हो सकती हैं या कहाँ से और प्राप्त कर सकते हैं, पेपर में कैसे कहाँ पे निकलता है, किनको वो अप्लाई करेंगे, कहाँ पे वो जाएंगे, कैसे प्रशिक्षण एक प्राप्त करेंगे, जी, कि कौशल अपनी दक्षता को कैसे हम और बढ़ा सकते हैं। तो प्रशिक्षण किन किन संस्थाओं में लेंगे, किन किन विषयों पे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, तो काफ़ी विस्तृत। और एक चीज़ और था, ये तो अभियान में ये तकनीकी जानकारी है, एक ये भी कह सकते हैं कि एक जब कृषक और वैज्ञानिक से सीधे संवाद होता है ना, तो जो कृषक होते हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बहुत पैदा होता है, स्वाभाविक कॉन्फिडेंस पैदा जी होता जी है। तो वो कॉन्फिडेंस के भी हुआ और एक लिंकेज भी हुआ। ये यहीं पे खत्म नहीं, अभियान औपचारिक रूप से आज इसका ये आगे भी ये चलता रहेगा, लोग बात करते रहेंगे, जी जी, विषय पर चर्चा होती रहेगी। हाँ, जैसे सारथी पोर्टल आपने कहा, ऐसे कुछ और पोर्टलों के बारे में भी आप लोगों ने जानकारी दी होगी। जी जी, बहुत सारे ऐसे पोर्टल, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं कि जैसे एक हुआ कि अर्का रक्षक, अर्का एक प्रजाति है टमाटर की, वो कैसे, किसान भाई का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत कुछ किसान लगाए थे कि कैसे मिलेगा। तो उनको बताया गया कि ये हमारा IHR का एक संस्थान है बेंगलोर में, आप उनके वेबसाइट पे जाइए, उनके पोर्टल पे, वहाँ पे कैसे करके आप ले सकते हैं, आप पेमेंट करिए और बीज आपको बाई पोस्ट आपके घर पे आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम लोग जलवायु के बारे में कुछ किसानों को बताया कि नहीं, जलवायु है या मौसम के विषय में कहाँ से जानकारी प्राप्त करें, क्या करें, ऐसा भी कुछ? हाँ हाँ, इन सब विषयों पे भी चर्चा की कि जो खासकर मौसम के बारे में बताया गया कि हर एक ज़िला में ये हर केबीके में एक मौसम विज्ञान का एक संदेश हर वो निकलता रहता है, हर वीक में निकलता है। उसके द्वारा किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न तरीकों से उनको तक पहुंचाया जाता है। और आजकल तो काफ़ी सटीक भविष्यवाणी इसमें बिल्कुल हो भी रही है। और साथ में जो आप जलवायु अनुरूप के बारे में ये भी बताया गया कि जलवायु जैसे बदल रहा है, उसके अनुरूप क्या क्या खेती हो सकती हैं, कैसे खेती करते हैं, किन किन प्रजातियों के बारे में, जो जैसा मैंने चर्चा किया, कुछ ऐसी प्रजातियाँ जिनको सूखा सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। इवन जलवायु अनुरूप के लिए प्राकृतिक खेती एक मुख्य कारण होता है। प्राकृतिक खेती के बारे में बताया गया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ज़्यादा इस पर
फोकस है कि बहुत अच्छा डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आप आए और कृषि जो विकसित कृषि संकल्प अभियान जो अभी भारत सरकार के द्वारा जो संचालित हुई उसके बारे में विशद चर्चा हम लोगों ने की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषयों को लेकर के हम आगे भी उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार।